क्लियर है? ये सर आवाज क्लियर है। शीत सिद्धांत पद्धति आप पढ़े हैं? कोई ऐसा तो नहीं है, सब तो फेमिलियर होंगे शीत सिद्धांत पद्धति से। ऐसा कोई नहीं है कि फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं। चलिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के जो लेखक हैं वो गोरक्षनाथ हैं। गोरक्षनाथ जी लिखे। गोरक्षनाथ जी एक और बुक लिखे हैं जो मैं कल पढ़ाया हूँ, गोरक्ष संहिता। ठीक है, गोरक्ष संहिता। परिचय में आते हैं शीत सिद्धांत पद्धति के परिचय में क्या लिखा है। शीत सिद्धांत पद्धति महान योगी गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित हठ योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गोरक्षनाथ जी महान योगाचार्य थे, इसलिए शीत सिद्धांत पद्धति में उनके वचन उपदेश के रूप में उपलब्ध होते हैं। गोरक्षनाथ जी ने इस योग ग्रंथ के 6 उपदेशों में महान योगानामृत का वर्णन किया है। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर है। आपको 6 चैप्टर का नाम याद करना है क्रम वाइज, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, आपको पूरा क्रम वाइज आपको याद करना है। अभी मैं बताऊंगा। तो ये कभी कभी आ जाता है, एक बार क्वेश्चन आ गया था। अब नीचे बढ़ते हैं। तो शीत सिद्धांत पद्धति इसमें 6 उपदेश में विभाजित है। प्रथम उपदेश में क्या है? पिंड उत्पत्ति का विचार है। पिंड उत्पत्ति बताया है, पिंड का उत्पत्ति। देखिए, इसमें सारा बिग बैंग थ्योरी कोई पढ़ा होगा। एक सेकंड, जी, बिग बैंग थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। बिग बैंग थ्योरी, तो इसमें हर थ्योरी इसमें समाहित है। अगर ये किसी को मान लीजिए ब्रह्मांड के बारे में जानना है, लोक के बारे में जानना है, किसी को इंटरेस्ट है, तो ये बुक आप लोग खरीद लीजिए। टेक्स्ट बुक आपको 800 900 में मिल जाएंगे। ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, इस बुक को ब्रह्मांड के बारे में जानना है कि कैसे पिंड की उत्पत्ति हुआ, कैसे ये ब्रह्मांड बना, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। तो जो पहला उपदेश है वो पिंड उत्पत्ति का उपदेश है, दूसरा पिंड विचार है, तीसरा पिंड समिति है, चौथा पिंड का आधार है, और पांचवा जितेंद्र जी पिंड आधार है। फिर पांचवा पिंड समरस भाव है, और 6 नंबर पे है नित्य अवधूत लक्षण। आदि का सर ये रिकॉर्डिंग पे लगा दिया कीजिए सर, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दिया कीजिए। जी रिकॉर्डिंग पे है, रिकॉर्ड पे लग गया है, क्लास रिकॉर्डिंग चलिए। आदि का निरूपण कर नित्य निर्विकार सत्ता को ही जीवात्म योग साधक के लिए प्रतिपाद्य स्वीकार कर उसके स्वरूप बोध अथवा अंतर्लय की पद्धति सुनिश्चित की है। जिसमें 6 उपदेश में आपको पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जो भी ब्रह्मांड में हुआ है, कितने लोक हैं, कितने समुद्र हैं, सारे हर चीज इसमें समाहित है। टोटल 6 चैप्टर में। संतोष यादव जी। अब आते हैं हठ योग की परिभाषा पे। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हकारः कीर्तितः सूर्यश्चकार चंद्र उच्यते, सूर्यास्य चंद्र मसूर योगात हठ योग निगत्यते। हठ योग की परिभाषा क्या है? हकार सूर्य है, ठकार चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा का योग ही गोरक्षनाथ जी की दृष्टि में हठ योग है। क्या है? हकार सूर्य है, ठकार चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा का योग ही गोरक्षनाथ जी की दृष्टि में क्या है? हठ योग है। अब ये श्लोक डाल देंगे, श्लोक पूछेंगे कि किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। ये श्लोक डाल के आगे के समय में पूछ सकते हैं। तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। हठ योग का परिभाषा है। प्रथम उपदेश में आते हैं। प्रथम उपदेश में क्या क्या है? परम ब्रह्म की आदिम 5 शक्तियां हैं। परम ब्रह्म की आदिम 5 शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? पहला अनामा शक्ति है, दूसरा पराशक्ति, तीसरा अपराशक्ति, चौथा कुंडलिनी सूक्ष्मा शक्ति, और पांचवा कुंडलिनी शक्ति। ये क्रम वाइज आपको याद करना है। परम ब्रह्म की आदिम 5 शक्तियां हैं, जो पहला है अनामा, द्वितीय है पराशक्ति, तृतीय है अपराशक्ति, चतुर्थ सूक्ष्म, पंचम कुंडलिनी शक्ति। ये आपको क्रम वाइज याद करने हैं शक्तियां के बारे में। और एक बार में याद नहीं होगा, आप डेली नोट्स देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी आप घबराइए मत, आप अच्छे से पहले ध्यान दीजिए, पढ़िए,
फिर आप 3 से 4 बार जब लिख लिख के याद करेंगे याद हो जाएगा आपको। फिर पर पिंड में आते हैं। पर पिंड क्या होता है? इन 5 शक्तियों मतलब जो अनादि शक्तियां जो ऊपर में बताया कि 5 अधिष्ठित देव हैं। अभी जो 5 शक्तियां बताया उसके 5 अधिष्ठित देव हैं। कौन कौन से देव हैं? अपरंपर, परमपद, शून्य यानी कि रुद्र, निरंजन, विष्णु, निरंजन को विष्णु बोलते हैं, फिर लास्ट में परमात्मा है। पहला क्या है? अपरंपर, द्वितीय परमपद, तीसरा शून्य, चौथा निरंजन, पांचवा परमात्मा। और ये अनाद्य पिंड कहलाते हैं। ये अनाद्य पिंड कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अनाद्य पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन एवं परमात्मा को हम लोग अनाद्य पिंड बोलते हैं। मतलब गोरक्षनाथ जी अनाद्य पिंड बोलते हैं। अनाद्य पिंड से आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है। जो अनाद्य पिंड है, ये जो अनाद्य पिंड हम लोग पांचों पढ़े हैं, इससे उत्पत्ति आद्य पिंड की उत्पत्ति होती है। आद्य पिंड की उत्पत्ति है। कौन आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनादि पिंड परमेश्वर से आदि पिंड पुरुष की क्रमिक अभिव्यक्ति उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। अनादि पिंड से जो आदि पिंड की पुरुष की जो क्रमिक अभिव्यक्ति जो उत्पत्ति है अनादि से आदि से, तो अनादि पिंड से सबसे पहले परमानंद हुए, परमानंद से प्रबोध हुए, प्रबोध से चित उदय हुए, चित के उदय से चित प्रकाश, चित प्रकाश से सोहम भाव। ठीक है, पहले परमानंद आएंगे, परमानंद से होंगे प्रबोध, प्रबोध से चित उदय, और चित उदय से चित प्रकाश, चित प्रकाश से सोहम भाव, ये उत्पन्न होता है। ये क्रम वाइज आपको याद करना है। वैसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, मैं डाल दिया हूँ नोट्स में, आप पढ़ लीजिएगा। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आ सकते हैं। क्वेश्चन दरअसल आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। शुरू में जो आप 2017 से जैसे ही साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे सी सिद्धांत पद्धति के क्वेश्चन भी घटते जा रहे हैं। बिल्कुल एक आध दो क्वेश्चन आएंगे, वो भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना डेप्थ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। आदि पिंडों से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आदि पिंडों से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आदि पिंड से किसकी उत्पत्ति होती है? पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब देखिए आ गया ना, अब देखिए साइंस आ गया ना। अब कोई पूछेगा कि पंच महाभूत की उत्पत्ति होती कहाँ से है? मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया, योग में है आप लोग, तो आप बताइएगा आदि पिंड से होती है। आदि पिंड से किससे? आदि पिंड से क्या होती है? पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत में आते हैं महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। ठीक है, ये 5 महाभूत हैं। महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी, ये आदि पिंड कहलाते हैं। ठीक है, कौन से पिंड कहलाते हैं? आदि पिंड कहलाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो 5 महाभूत हैं, 5 महाभूत के गुण पढ़ेंगे। क्या क्या गुण है? 5 महाभूत के गुण है। अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे? शब्द पढ़े थे, स्पर्श पढ़े थे, शब्द स्पर्श पढ़े थे, रूप, रस एवं गंध। अब हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ एनालिसिस करेंगे। सी सिद्धांत पद्धति क्या है? थोड़ा डेप्थ एनालिसिस, बिल्कुल अंदर जाके। एक यही ग्रंथ है और एक सी सिद्धांत पद्धति है, एक ग्रंथ और है, एक ग्रंथ है योग दर्शन। ये पूरा शरीर के विज्ञान के बारे में है। पूरा शरीर के जो आपका ढांचा है, उसके अंदर कितने चक्र, क्या क्या विभूतियां हैं, इस शरीर के बारे में है। और ये पूरा ब्रह्मांड के बारे में आपको बताते हैं सिद्धांत पद्धति। अब आते हैं महाआकाश का जो गुण है। महाआकाश का क्या क्या गुण है? अवकाश है, पहला क्या है? अवकाश है, अच्छिद्रत्व है, अस्पृश्यत्व है, नीलवर्ण है, शब्दत्व है। एक शिवानी सा महाकाश के क्या क्या गुण हैं? अवकाश है, अच्छिद्रत्व है, अस्पृश्यत्व है, नीलवर्ण है, शब्दत्व है। अवकाश मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ खाली हो। अच्छिद्र मतलब जहाँ छेद ना हो सके। ठीक है, और निष्प्रिय, अस्पृत्व मतलब अस्प्रिय, जहाँ पे स्प्रियता ना हो। और नीलवर्ण मतलब जैसे नीला वर्ण, नीला वर्ण हो, नीला उसको बोलते हैं। ये गुण है नीला वर्ण एवं शब्द। आप सभी जानते होंगे, फेमिलियर होंगे। आकाश का क्या गुण है? शब्द है। ये थोड़ा सा 4 अलग अलग है, तो चारों एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अवकाश, अच्छिद्रत्व, अस्पृश्यत्व, नीलवर्ण, शब्दत्व। महावायु का क्या गुण है? संचार है, संचालन है, स्पर्शना है, शोषण है, धूम्रवर्ण है। पहला क्या है? संचार, संचालन, स्पर्शना, शोषणम, धूम्रवर्ण। महातेज के क्या गुण है? दाहकत्व, पाचक तत्व, उष्णत्व, प्रकाशत्व, रक्तवर्णत्व। ठीक है, महातेज मतलब क्या? ये जैसे कि ये आकाश हो गया,
ये वायु हो गए, आकाश, वायु, महातेज मतलब अग्नि, ये अग्नि के ये जो गुण है दाहकत्व, पाचकत्व, ये अग्नि गुण है। और महासलिल मतलब क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है, ये जल के गुण है। महासलिल मतलब जल, और महापृथ्वी मतलब पृथ्वी, ये पृथ्वी के गुण है। अब देखिए महासलिल के क्या क्या गुण है, जल के क्या क्या गुण है। एक तो प्रवाह करता है, अपयायन करता है, अपयायन मतलब तृप्त करने की भाव, जब आप जल पीते हैं तो तृप्ति आती है ना, अगर आप खूब प्यास में आप पानी पीते हैं तो आपको एक तृप्ति का भाव आता है। तो ये महासलिल का क्या गुण है, एक अपयायन है, द्रव है, फिर रस है, फिर श्वेत वर्णत्व है, ठीक है। और फिर महापृथ्वी में आते हैं, महापृथ्वी का क्या क्या गुण है, स्थूलता है, नानाकारता है, काठिन्य है, गंध है एवं पित्त वर्णत्व है। ये महापृथ्वी के गुण हो गए। ये पांचों का गुण हो गए, आप लोग देख लीजिएगा और भी अच्छे से, और याद करना है, डेली देखिएगा नोट्स को तो याद हो जाएंगे। एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिएगा आप सभी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति पिंड नर नारी की उत्पत्ति, यही प्रकृति पिंड शरीर भूमि पृथ्वी आदि 5 भूतों के 5 गुणों से युक्त होकर 5 भौतिक शरीर कहलाता है, ठीक है। अब जो शरीर में हम लोग के जो गुण है पृथ्वी पांचों तत्व का, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे भी आपको कहीं आप मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं समझाने के लिए बच्चों को, जैसे पृथ्वी और शरीर से रिलेटेड करना है तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप रिलेट करके बताएंगे क्या क्या है। पहला पृथ्वी का जो है अस्थि है, मांस है, त्वचा है, नाड़ी है, रोम है। जल का क्या है, लार, मूत्र, शुक्र, शोणित मतलब रक्त हो गया, और फिर पांचवा हो गया स्वेद हो गया। जो जल के जो शरीर के गुण है, शरीर के हिसाब से अब गुण मैं बता रहा हूँ, मतलब गोरक्षवादी शरीर के हिसाब से गुण बता रहे हैं। जल में क्या क्या है, एक तो लार, मूत्र है, शुक्र है, शोणित है एवं स्वेद है। तेज में क्या क्या हो गया, सुधा हो गया, तृष्णा हो गया, निद्रा हो गया, कांति हो गया, आलस्य हो गया, ये तेज का गुण है। वायु का क्या है, धावन है, भ्रमण है, प्रसारण है, आकुंचन है, निरोध है। और आकाश का क्या है, राग, द्वेष, भय, लज्जा एवं मोह, ठीक है। ये 5 महाभूतों को शरीर से रिलेटेड बताया गोरख संहिता जी, तो आप याद कर लीजिएगा, ये सब कर लेंगे तो सही रहेगा याद। या तो आप लोग याद नहीं हो रहा है तो एक बार बस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं अंतःकरण पंचक एवं उनके गुण। अंतःकरण पंचक एवं उनके गुण, ये जो पीला पीला से है ना, पीला पीला से जो किया गया है, ये आपको याद करना है बिल्कुल। मान लीजिए इनके गुण तो याद तो नहीं होंगे, इतने सारे तो चीज तो याद नहीं होते हैं, तो एक बार क्या करिएगा कि ये जो 5 गुण है ना, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अंतःकरण पंचक आपको क्वेश्चन में आता हो, अंतःकरण पंचक में कौन कौन से सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन आगे के समय में आ सकता है। वैसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है। तो अंतःकरण पंचक में एक हो गया मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं चैतन्य, ठीक है। चित्त एवं चैतन्य, अच्छा चित्त और चैतन्य में क्या अंतर है, कोई बताएगा, जल्दी से बताइए। कोई बताना चाह रहा है? चैतन्य जो है तुरीय अवस्था होगा, और चित्त जो है जागृत अवस्था। नहीं, चित्त को जागृत आप नहीं बोल सकते ना, कॉन्शियसनेस इसमें नहीं ऐड करेंगे ना, क्योंकि इसमें प्रीवियस कर्म रहते हैं, संस्कार रहते हैं, तो ये अनकॉन्शियस भी होंगे चित्त। तो चित्त है, आप जैसे कि ये चैतन्य को आप कॉन्शियसली चेतनता से जोड़ सकते हैं, आप सही पकड़िए। लेकिन ये जो चित्त है ना, इसमें पूर्व संस्कार रहते हैं। चित्त मतलब एक प्रकार की एक स्मृति, मान लीजिए एक प्रकार की स्मृति है जिसमें पूर्व इस जन्म के कर्मों से बने हुए संस्कार रहते हैं, उसको हम लोग चित्त बोलते हैं। तो चैतन्य मतलब आप कॉन्शियस माइंड ले लीजिए, तो ये बताइए तुरीय अवस्था, कॉन्शियस माइंड ले लीजिए, जो योगी को होता है चैतन्य अवस्था, योगी को होता है, तो वही चित्त और चैतन्य में अंतर। अब क्या क्या गुण है इनके, देखिए शुरू से आते हैं। मन का क्या है, संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता, मनन। अब बुद्धि का क्या है, अब देखिए ये सब आप याद कर लेंगे ना, तो आप कहीं भी आप लेक्चर दे सकते हैं इसके ऊपर अच्छे से, कि मनस का क्या क्या गुण है, संकल्प है, विकल्प है, मूर्छा। ऐसा नहीं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस देखिए, क्योंकि आप आगे भी आपको मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च लाइन में जाना है, तो ये आना चाहिए बच्चों को समझाने के लिए योग में। तो मानस का जो गुण है, संकल्प है, विकल्प है, मन का क्या है, संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता एवं मनन।
बुद्धि का क्या है? विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष एवं क्षमा। अहंकार का क्या है? अभिमान, मदीय, मम दुख, मेरा दुख, मम दुख, मेरा दुख, ममेदम, मेरा दुख मतलब मेरा मेरा सुख और मेरा दुख, एवं ममेदम। और चित्त क्या हो गया? मति, धृति, स्मृति, त्याग एवं स्वीकार। ये चित्त के गुण है। मति, धृति, स्मृति, त्याग एवं स्वीकार। चैतन्य के क्या हो गए? विमर्श, शीलन, धैर्य, चिंतन, निष्पृत्व। निष्पृत्व में एक और वर्ड आया था वशिष्ठ संहिता में। निष्पृत मतलब क्या होता है? कामना रहित, भगवत गीता में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुल पंचक के बारे में। अंतःकरण पंचक में क्या क्या होगा? एक हो गया मानस, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं चैतन्य। ये याद रखिएगा, मैं कल पूछूंगा। अंतःकरण पंचक में क्या क्या है? मानस, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त एवं चैतन्य। अब अंदर का जो इनके गुण है वो आप लोग डेली देखते रहेंगे तब याद होगा। अब कुल पंचक की बात करते हैं। कुल पंचक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल पंचक में क्या क्या आते हैं? सत्व आते हैं, रजस आते हैं, तमस आते हैं, काल आते हैं एवं जीव आते हैं। ये कुल पंचक ध्यान रखिएगा। कुल पंचक में क्या क्या आते हैं? सत्व, रजस, तमस, काल एवं जीव। अब हम लोग आते हैं व्यक्ति शक्ति पंचक। व्यक्ति शक्ति पंचक। व्यक्ति शक्ति पंचक क्या है? सूक्ष्म शरीर में जिन गुणों में व्यवहार संपन्न होता है वे इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक से ये 5 गुण हैं। व्यक्ति शक्ति पंचक में क्या क्या है? पहला इच्छा है, क्रिया है, माया है, प्रकृति है एवं वाक है। ठीक है, ये जो अंडरलाइन है ये एक बार क्वेश्चन आया था 2020 या 21 में आया था, आई थिंक 21 में आया था शायद। तो ये वाक के गुण है, अभी बताता हूँ। इच्छा के क्या क्या है? उन्माद है, वासना है, वांछा है, चिंता है, चेष्टा है। क्रिया के क्या है? स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय, स्वकुलचार। माया के क्या क्या गुण है? मद है, माश्चर्य है, दम है, कृत्रिमता है, असत्य है। प्रकृति के क्या गुण हो गए? आशा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, बिल्कुल अच्छा, नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। अभी ब्रेक हुई है कि पहले से ही ब्रेक हो रही थी? सर कुछ टाइम पहले से ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब हाँ, ठीक आ रहा है दो ना? अब मेरी 5 आवाज मिनट सही आ हो गए रहा है ना? शायद। जी। चलिए ठीक है। अब प्रकृति के क्या क्या गुण है? आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा, मिथ्या। वाक्य क्या क्या गुण है? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, मात्रका। क्या क्या? सर फिर से स्टार्ट हो गई, फिर से प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकिए। ब्रेक हो रही है जी। जब मतलब स्लाइड आ जाती है ना, आप फिर स्टार्ट करते हैं बोलना तो स्टार्ट हो जाती है ब्रेक होना। तो कनेक्टेड दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलिए, अब आ रही है आवाज? हाँ सर अब ठीक है। ठीक। थोड़ा कभी कभी डाउन हो जाता है नेटवर्क यहाँ पे, थोड़ा पहाड़ी इलाका है ना यहाँ पे, इसलिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए ना क्या क्या है? व्यक्ति शक्ति पंचम में क्या क्या आ जाएंगे? इच्छा आ जाएंगे, क्रिया आ जाएंगे, माया आ जाएंगे, प्रकृति आ जाएंगे एवं वाक आ जाएंगे। ये पांचों याद कर लीजिएगा, ये 5 इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आए। इसके अंदर से एक बार बस पढ़ लीजिएगा आप लोग कि इच्छा के उन्माद है, वासना है, वांछा है, चिंता है, चेष्टा है। और वाक के एक बार क्वेश्चन आया है तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, मात्रका, ये वाक के गुण है। अब आते हैं प्रत्यक्षकरण पंचक। आप लोग लाइन पे ही बने रहिएगा, ये नेटवर्क स्लो होने के कारण ऑफ हो गया।
आप लोग लाइन पे बने रहिएगा। मेरी आवाज आ रही है ना? दीपक जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, आवाज आ रही है, वही बोल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है। अभी कनेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था अभी जी तो। सर। अच्छा, आदरणीय पूजा जी, उपमा जी, प्रिया जी, किसी बंधु के पास जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति की क्रम है क्या? किस क्रम में क्या है? मैं भी बोलने वाली थी, किसी के पास अगर प्रीवियस ठीक है। नहीं, क्रम, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के क्रम। किसी ने लिखा है या किसी के पास है जानकारी? जैसे गहन संहिता में षटकर्म, षटकर्म के बाद आसन, आसन के बाद क्या है? जी जी दीपक जी, अभी मैं नोट्स आपको दूंगा ना, नोट्स में सारे क्रम तो लिखे हैं ना, आपको चैप्टर वाइज ही तो बताया जा रहा है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, चूंकि अब नोट्स हम तैयार कर रहे हैं सर, तो उसी में हम क्रम पहले लिख लेते हैं, उसी के अनुसार सब बिल्कुल, जैसे वो जो व्यवस्थित। आपको मैं नोट्स दूंगा ना, मैं पूरा क्रम वाइज लिखा हुआ है वो। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप नोट्स को क्या करिए, अच्छे से एक बार एनालिसिस करिए, फिर लिखिए। पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर नोट्स के हिसाब से पढ़िए, और नोट्स से जो जो लिखा है वो अपने हिसाब से ही लिखिए। ऐसा नहीं कि जो नोट्स में लिखा है वो आप लिखिए, आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखिए, लेकिन नोट्स में ऐसा एक चीज भी। हाँ बताइए। तो विवरण जैसे लिखा रहता है ना कि इस क्रम अनुसार अध्याय अध्याय वाइज अध्यायवार जो है, अ, तो वो थोड़ा हमारे आपको टेक्स्ट बुक अगर ज़्यादा ब्रीफली पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं आप, आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन अमेजोन पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, और भी ब्रीफली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं कि और भी मुझे डेप्थ एनालिसिस एवं आपको और भी गहरा जाना है, तो आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं, है ना? अच्छा, तो आप अपना ही है कि कैसे? अपना ही है मतलब? आपने बनाया है उस पे कि ये सब पड़ा रहता है ऑलरेडी उस पे? अ, जैसे मैं जो नोट्स बनाया हूँ ना, तो वो जैसे मैं जो नोट्स आपको। बनाया हूँ ना वो हाँ आपको एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मेरी सर। आवाज। सर आवाज रिपीट हो रही है। अभी भी रिपीट हो रही है? अब ठीक मैं ये बोल आ रहा रही है हूँ सर। कि जो आपको नोट्स में मैं अभी दे रहा हूँ ना, जिस आपको नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, वो मैक्सिमम आपको 90% टेक्स्ट बुक से ही उसमें कंटेंट लिया हूँ, टेक्स्ट बुक से ही लगभग है ना? मेरे पास हर टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं दरअसल क्या करता हूँ, अब जब टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति को खत्म करने में मुझे 1 डेढ़ महीना लग जाएगा। है। मैं सही उस है। हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे कि योग दर्शन भी पढ़ाऊंगा तो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। अब जो समाधि पाद है, अगर ब्रीफली जाएगा बिल्कुल आदमी कोई, तो उसमें एक एक पाद का दो दो तीन तीन मोटी मोटी बुक पढ़ी है, भाष्य आप पढ़ेंगे। आप किसी का भाष्य अगर योग दर्शन का पढ़े होंगे तो एक पाद समाधि पाद का 2 से 3 बुक लिखा हुआ है ना? जी सर जी। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर आप पहले आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करिए, फिर उसके बाद अच्छे से डेप्थ एनालिसिस करिए एकदम, बिल्कुल आपको पढ़ने से कोई रोका नहीं। जरूर सर। टेक्स्ट बुक हर ग्रंथ का, मैं तो चाहता ही हूँ कि हर ग्रंथ का आप लोग टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए और पढ़िए। मेन टेक्स्ट बुक से ही जो पढ़ता है अच्छा, और भी थोड़ा नॉलेज के लिए नॉलेज हो जाता है उसको। अब स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर। चलिए ठीक है। अब हम लोग हाँ, ये तो हो गया। प्रत्यक्ष कर्ण पंचक में अब आते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष कर्ण पंचक में क्या क्या है? कर्म है, काम है, चंद्र है, सूर्य है, अग्नि है। क्या क्या है? पहला कर्म है, काम है, चंद्र है, सूर्य है, अग्नि है। अब यही मैं बोला था, जो पहली बार जो पढ़ेगा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला ग्रंथ है, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा था तो मुझे भी पूरा समझ में नहीं आ रहा था, एक बार में नहीं समझ में आता है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अच्छे से एक बार और खुद से पढ़िएगा अपने से, तो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं चंद्रमा पे ऊपर। चंद्रमा की 17 कलाएं बताई गई हैं, सूर्य की 13 कलाएं बताई गई हैं, अग्नि की 11 कलाएं बताई गई हैं। किसमें? सिद्ध सिद्धांत के अनुसार, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार
चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 17 कलाएं होती हैं। क्वेश्चन में डालूंगा, आप लोग करिएगा। सूर्य में 13 कलाएं होती हैं, अग्नि में 11 कलाएं होती हैं। अब आते हैं नाड़ी के ऊपर। प्रधान नाड़ी। प्रधान नाड़ी कितनी है? नाड़ी है 10 नाड़ी है। और 10 नाड़ी कहाँ कहाँ आप पढ़े हैं बताइए? वशिष्ठ संहिता में पढ़े हैं क्या 10 नाड़ी? जी सर। नाड़ी आप लोग कहाँ कहाँ पढ़े सर वशिष्ठ संहिता में तो 14 नाड़ी है। गोरख उसमें 14 है। सर वशिष्ठ संहिता में 14 नाड़ी है और गोरख गोरख संहिता संहिता में में 10 नाड़ी। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। 14 नाड़ी किसमें है? वशिष्ठ संहिता में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब शीत सिद्धांत पद्धति में कितने नाड़ियां जी हैं? सर। 10 नाड़ियां हैं। इसीलिए नाड़ियों में जो संख्या है बिल्कुल 10 नाड़ी। रखिएगा। 10 नाड़ियां हैं इसमें। क्या क्या है नाड़ी? 10 नाड़ियां हैं। हाँ, ईड़ा, पिंगला, सुम्ना, ईड़ा, सरस्वती, पिंगला। उषा, अलम्बुषा, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू एवं शंखनी। स्थान कहाँ का है? ईड़ा का वाम नासिका द्वार में, पिंगला का दक्षिण नासिका द्वार में, सुषुम्ना का नाड़ी नालू यानी कि ब्रह्मदंड के मार्ग में रहती हैं, सरस्वती मुख द्वार में रहती हैं, पूषा वाम चक्षु द्वार में, अलम्बुषा दक्षिण चक्षु द्वार में, गांधारी वाम कर्ण द्वार में, हस्तजिह्वा दक्षिण कर्ण द्वार में, कुहू गुदा द्वार में, शंखनी एवं लिंग द्वार में रहती है। स्थान है। अब यहाँ सर सरस्वती का स्थान सर बदल गया है। हाँ, इसीलिए मैं बोला ना कि आप क्या करिएगा, जब आप स्वयं से नोट्स बनाएंगे ना, स्वयं से आप नोट्स अगर बनाना है तो क्या करिएगा कि एक कंपैरेटिव स्टडी करिएगा। वशिष्ठ संहिता में लिखिएगा कि वशिष्ठ संहिता में नाड़ी कितनी है एवं शीत सिद्धांत में कितनी नाड़ियां हैं और कहाँ कहाँ स्थान है, और एवं गोरख संहिता में कहाँ कहाँ स्थान है। तो एक मैं बोला ना, फिर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना तो अब सबको तीनों को लिख दीजिएगा। तो एक साथ एक चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट में आप एक साथ देखिएगा, या तो आप जो वाल है घर का उसमें चिपका लीजिएगा। डेली देखिएगा कि इसमें इतने ये नाड़ियां हैं, 14 इसमें नाड़ियां हैं, कहाँ कहाँ स्थान है। तो इसीलिए मैं बोला ना कि फर्क आ जाता है, 1-2% का फर्क होता है, बाकी मैक्सिमम सेम रहता है। तो वही 1% में कभी कभी यूजीसी वाला पूछ लेता है। अब हम लोग 10 वायु के ऊपर आते हैं। मुख्य प्राण वायु कितने हैं? 5 वायु हैं। क्या क्या है? प्राण है, अपान है, समान है, उदान है, व्यान है। कहाँ कहाँ स्थान है? प्राण के हृदय में, अपान की गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में, अब व्यान हो गया पूरे शरीर में। अब उपप्राण में क्या क्या है? नाग, कूर्म, कृकल एवं देवदत्त, धनंजय। नाग के कहाँ का स्थान है? डकार लेना। नाग का जो उपप्राण का कार्य है क्या है? डकार लेना है, आंखों का खोलना है। कूर्म वायु का कार्य क्रिकर का छींकना है एवं भूख प्यास है। देखिए 2 है। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज में कि जो हाँ, जो क्रिकर वायु उपप्राण का कार्य है वो छींकना भी है और भूख प्यास भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छींकना भी है एवं भूख प्यास भी है। देवदत्त का क्या कार्य है? जम्हाई लेना है। जम्हाई लेना देवदत्त का कार्य है। ये तो आपको बिल्कुल मुंह जवानी याद होना चाहिए। योग में है आप तो प्राण का स्थान और उपप्राण का जो कार्य है वो बिल्कुल मुंह जवानी, कोई भी पूछे बिल्कुल मुंह जवानी बता दीजिए कि क्रिकर का छींकना है एवं भूख प्यास है। यही दोनों में कंफ्यूजिंग होता है। शुरू का 2 लोग तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छींक से याद रखिएगा, क्रिकर छींक होता है, मतलब ऐसे समझिएगा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, फिर ब्रेक हो रही है, चलिए 1 सेकंड। अब ठीक आ रही है? अब आ रही है आवाज? यानी कि सर जी सर इसमें अभी सही। 10 प्राण है और 10 नाड़ियां हैं। जी दीपक जी क्या बोल रहे हैं आप? 10 नाड़ी और 10 प्राण है इसमें सिद्ध सिद्धांत जी जी, 10 प्राण। 10 प्राण मतलब आपका मेन तो 5 प्राण है, और जो 5 प्राण का जो पांचों उपप्राण है। है वो 5 है, तो टोटल 10 हो गए। 10 वायु नहीं है, बस हाँ, स्थान। मुख्य तो सभी में सर 5 प्राण है। जी मुख्यतः तो सभी में 5 ही प्राण मुख्य है। मुख्यतः सब में 5 है, और सबका जो कार्य है, जो जो देखिए, हमें जहां भी प्राण होंगे, प्राण जो 5 प्राण है, सबका उपप्राण साथ में होंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग होंगे, उपप्राण हमेशा साथ में चलेंगे। तो इसीलिए टोटल हम लोग 10 मानते हैं। मतलब जो योगिक ग्रंथ है तो 10 लेके चलते हैं। हर ग्रंथ में आपको अगर प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान दिया है तो हमेशा हर ग्रंथ में आपको उपप्राण के बारे में भी दिया जाएगा, दिया रहता है। अब आते हैं द्वितीय उपदेश में। हम लोग प्रथम उपदेश समाप्त कर दिए हैं एवं द्वितीय उपदेश में आते हैं। द्वितीय उपदेश का जो नाम है, क्या नाम है? पिंड विचार नाम है।
आपको मैं बोला था जो अच्छा, 6 चैप्टर है उसको अच्छे से याद करना है क्रम वाइज कि पहला चैप्टर क्या है, द्वितीय क्या है। तो द्वितीय चैप्टर का नाम है पिंड विचार, ठीक है। अब पिंड विचार में आते हैं, सर अब जो टोटल क्वेश्चन आया था। कितने विचार हैं इसमें? जी, कितने उपदेश हैं सर टोटल सिद्धांत पद्धति में? टोटल 6 उपदेश हैं, 6 उपदेश हैं, ठीक अच्छा, है। 6 6 उपदेश। उपदेश को आपको पूरा आपको याद करना है क्रम वाइज, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, और कौन सा? पंचम, षष्ठ। ये आपको पूरा क्रम वाइज याद करना है। पहला कौन सा है सर? जी दीपक जी, कुछ बोल रहे हैं आप? जी, पहला सर क्या है? पहला है पिंड का उत्पत्ति, पिंड कैसे उत्पत्ति होती है, पिंड का दूसरा उत्पत्ति, सर? ठीक है। अब आते हैं द्वितीय उपदेश पिंड विचार पे। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको आप देखते रहेंगे, पहले आप पिंड विचार पे आइए। दूसरा क्या है, पिंड विचार। पहला पिंड उत्पत्ति, द्वितीय पिंड विचार। पिंड विचार में क्या बात किया गया है, 9 चक्र की बात किया गया है। एक बार क्वेश्चन आया था 2023 के जून शिफ्ट में, 9 चक्र की, कितने चक्र की बात की गई है सिद्धांत पद्धति में, 9 चक्र की बात की गई है, ठीक है। अब योग राज उपनिषद पढ़ाऊंगा तो उसमें भी 9 चक्र की बात की गई है। तो कंपैरेटिव स्टडी आपको लास्ट में कराऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। कितने 9 चक्र की, 9 चक्र की बात की गई है। अब 9 चक्र को एक बार पढ़ लेते हैं, कौन कौन से चक्र है। पहला जो चक्र है क्या है, मूलाधार है। पहला चक्र कौन से है, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, नाभि है, हृदय है, कंठ है। अब ये आपको ना मैक्सिमम ग्रंथ में इतना तो समान मिलेंगे, 5वें तक समान मिलेंगे। 68 चक्र की बात कहाँ की गई है, अब जो अब तक मैं पढ़ाया हूँ, तो गोरख संहिता में। गोरख संहिता, बहुत अच्छा, गोरख संहिता में बात की गई है, ध्यान रखिएगा। 60 चक्र की बात की गई है, यहाँ पे 9 चक्र की बात की गई है। अब जो 5वां है कंठ चक्र है, विशुद्धि है। और जो षष्ठा है, जो 6 नंबर पे है, वो तालु चक्र है। और 7वां पे है भ्रू चक्र, एवं 8वां पे है ब्रह्मरंध्र चक्र, 9वां पे है आकाश चक्र, ठीक है। अब स्थान को आप देख सकते हैं, स्थान कहाँ कहाँ है, मूलाधार गुदाद्वार में है, स्वादिष्ठान लिंग में है, नाभि चक्र कहाँ का, अभी ध्यान नाम से ही पता चल रहा है नाभि में है, हृदय चक्र हृदय में है, कंठ में है, कंठ में, तालु तालु में है। और भ्रू मध्य, भ्रू चक्र कहाँ है, भ्रू मध्य में है। निर्वाण ब्रह्मरंध्र कहाँ है, लाट में है। आकाश चक्र कहाँ है, चोटी वाले स्थान, यानी कि जो आपके जो जहाँ पे हम लोग चोटी रखते हैं पंडित लोग, वहां पे आकाश चक्र की स्थान है। अब आते हैं 16 आधार का वर्णन। मैं आपसे बोला था कि अभी गोरख संहिता पढ़ा रहा था, 16 आधार वहां भी पढ़ाया था। मैं बोला था कि आप लोग याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो यहाँ पे 16 आधार जो दिया है, इसका क्रम वाइज आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा। क्वेश्चन ये देगा कि आपको मान लीजिए कि ये दिया मूलाधार, गुदाधार, मेधाधार, उड़ियानाधार और नाभिधार। और ये पांचों जो धार हैं, जो 16 धार हैं, वो आपको ना अलग अलग दे दिया। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए कि 16 इस मतलब 6 आधार है टोटल। अब मैं क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया, 3 4 5 2 1 6। आप लोग को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये जो 6 आधार है आपको क्रम वाइज लगाना है। पहला इधर है तो यानी कि पहला यहाँ आएगा, फर्स्ट पे आएगा। तो जो पहला का जो है पादंगुष्ठ से स्टार्ट होगा, तो पादंगुष्ठ पहले आएंगे। फिर उसके बाद द्वितीय पे मूलाधार आएगा, दो यहाँ पे आएगा मूलाधार। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रहेगा, तभी से स्टार्ट। कैसे याद करें, पैर के अंगूठे से हमेशा स्टार्ट करिए पैर के अंगूठे से, ठीक है। पाद अंगुष्ठ, चौथा मेढा है कि मेढा? जी मेढा है, चौथा मेढा कौन मेढा, सा अभी है? पढ़े थे ना मेढा, स्वादिष्ठान चक्र की जगह मेढा, मेढा। अभी गोरख संहिता में बताया था मेढ, मेढ, ठीक है। पहला क्या होगा, पाद अंगुष्ठाधार, पाद अंगुष्ठाधार से स्टार्ट होगा, पैर के उंगली से स्टार्ट होगा, पैर का जो अंगूठा है वहां से स्टार्ट होगा। फिर ऊपर जाइए, ऊपर जाने के बाद क्या आएगा, मूलाधार आएगा। मूलाधार के बाद क्या आएगा, गुदाधार आएगा। गुदाधार के बाद मेढाधार, कहाँ स्थित है, लिंग में स्थित है। मेढाधार के बाद उड़ियानाधार, उड़ियानाधार के बाद जब ऊपर बढ़ेंगे तो नाभि आएगा। नाभि के ऊपर क्या आता है, देखिए कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर लेंगे। नाभि के ऊपर हृदय होता है ना, तो हृदय होगा। नाभि आधार के बाद हृदय धार, हृदय धार के बाद कंठाधार। ये तीनों तो बहुत इजी हैं, आप इसको कर लेंगे। लेकिन घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछता है
जैसे कि ये शुरू का 2 और लास्ट का 4 डाल देगा, तो ये इतना इजी नहीं डालेगा, लेकिन ये तीनों इजी है। नाभि से शुरू करिए, हृदय आइए, हृदय से फिर कंठ में आइए, कंठ के बाद अब थोड़ा सा है, कंठ के बाद आपको घंटिका में आना है, घंटिका के बाद आपको तालु में आना है, तालु के बाद जिह्वा आधार में आना है, जिह्वा आधार के बाद भ्रूमध्यार, भ्रूमध्यार के बाद नासिकाधार, नासिकाधार के बाद नासा मूलाधार, नासा मूलाधार के बाद ललाटाधार, और फिर उसके बाद ब्रह्मरंध्र लास्ट में आ जाएगा। 16वां नंबर पे क्या है? ब्रह्मरंध्र। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 16वां धार का नाम क्या नाम है? 4 ऑप्शन देंगे, नासा मूलाधार, जीवाधार, ललाटाधार, ब्रह्मरंध्र। तो ये ऑप्शन इसका आ जाएगा ब्रह्मरंध्र। ठीक है, याद कर लीजिएगा क्रम वाइज इसको, 16 धारों को। अब आते हैं 3 लक्ष्यों का वर्णन है, 3 लक्ष्य। अब गोरख संहिता में कितना लक्ष्य का वर्णन है? 2 लक्ष्य का वर्णन है। अब आते हैं हम लोग 3 लक्ष्य में क्या क्या है। पहला है अंतर लक्ष्य। अंतर लक्ष्य में क्या क्या है? भ्रमर गुफा, यानी कि भ्रमर गुफा में क्या है? मस्तक का ऊपरी भाग, मस्तक का जो ऊपरी भाग में भ्रमर के आकार का ध्यान करना है, अंतर लक्ष्य कहलाता है। भ्रमर गुफा में जो मस्तक का ऊपरी भाग है उसमें भ्रमर के आकार का ध्यान करना है, वही अंतर लक्ष्य कहलाता है। अंतर मतलब इनवर्ट, आपको इनवर्ट जाना है। कैसे करना है? भ्रमर के आकार का ध्यान करना है उसमें। अब वही लक्ष्य में क्या होगा? जो बाहरी आउटवर्ड, आउटवर्ड में क्या है? जो आपका बाह्य शरीर है उस पर ध्यान करना होता है वही लक्ष्य में। नासिका के अग्रभाग से 2 अंगुल आगे स्थान में लाल रंग के तेज का ध्यान करना है, यही बहिर्लक्ष्य कहलाता है। अब फिर मध्यम लक्ष्य में क्या क्या है? मध्यम लक्ष्य में इसमें स्थान विशेष की किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, अपितु किसी श्वेत कृष्ण या रक्त वर्ण की वस्तु पर अग्निशिखा, सूर्यमंडल या चंद्रमंडल की आभा वाली वस्तु अथवा स्व शरीर के किसी अंग पर ध्यान मध्यम लक्ष्य कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अष्टांग योग की बात होती है। अष्टांग योग की बात कहाँ कहाँ हुई है? शायद गोरख संहिता में हुई है ना? तो षडांग योग है हाँ ठीक है। गोरख संहिता में। और कहाँ अष्टांग योग की कहाँ कहाँ बात थी? वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ संहिता में सर अष्टांग योग, वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग में ध्यान। और पतंजलि योग सूत्र में। हाँ ठीक सूत्र है। में। अष्टांग योग की बात की गई है, किसमें की गई है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में एवं वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग की बात की गई है। वही क्रम होंगे अष्टांग योग में। यम नियम आसन। यम क्या होते हैं? इंद्रियादि को वश में रखकर चित्त का उपशम प्राप्त करना ही यम है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग हम लोग यम नियम करते रहते हैं योग में कि ये यम होते हैं, ये नियम होते हैं, यम में 5 आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। लेकिन यम का डेफिनेशन क्या है? यम का डेफिनेशन क्या होता है? इंद्रियादि को वश में रखकर चित्त का उपशम प्राप्त करना ही यम है। पीएचडी में इंटरव्यू देने जाएंगे आप योग के विषय में, चाहे आप पतंजलि यूनिवर्सिटी आते हैं, चाहे आप कहीं यूनिवर्सिटी आते हैं जो योग का प्रचलित यूनिवर्सिटी है, जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में गए इंटरव्यू देने, तो आपसे यही पूछेंगे योग में, बेसिक पूछेंगे कि यम का डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं यम के अंदर तो होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अब यम का डेफिनेशन क्या है? इंद्रियादि को वश में रखकर चित्त का उपशम प्राप्त करना ही यम है। नियम क्या है? मन की क्रियाकलाप पर निगाह रखते हुए संतोष धारण करना ही नियम है। यही डेफिनेशन आपको त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में मिलेगा। जब मैं त्रिशिखी ब्राह्मणों पढ़ाऊंगा तो वहां भी यम नियम का अलग अलग डेफिनेशन है, वो भी आपको याद करना है। अब आसन के बारे में आते हैं। आसन में क्या है? स्वस्वरूप में चेतना का स्थापन, समासनता, संस्थिति करना, यानी कि आप कोई भी आसन में, मतलब ये तीनों आसन में बैठना एकदम बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, ऐसा नहीं कि आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं, रिलैक्स पोजीशन में बैठना, स्थिरता, एक स्थिर भाव से बैठना, स्थिर मन से बैठना ही आसन है। आसन में 3 आसन प्रमुख बताए गए हैं। पहला क्या है? स्वस्तिक आसन, द्वितीय पद्मासन एवं तृतीय क्या है? सिद्धासन। कैसे याद करें? एसएसपी सिद्धांत पद्धति का फुल फॉर्म क्या है? एसएसपी है ना, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये फुल फॉर्म है। तो ऐसे याद करिए, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन एवं पद्मासन, याद हो जाएगा ना? ये 3 आसन है। जी सर। हाँ, ये देखिए बहुत ही मैं ट्रिक बता दिया। एसएसपी यानी कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये जो इसका फुल फॉर्म है, इतने ही आसन है। पहला सिद्धासन है, स्वस्तिक आसन है, एवं द्वितीय सिद्धासन है, और तृतीय पद्मासन है। ठीक है,
तीन आसन की बात की गई है। अब प्राणायाम पे के ऊपर आते हैं। प्राणायाम शरीरस्थ नाड़ियों में प्राण के प्रवाह को स्थिर रखना ही इसमें प्राणायाम बोला जाता है। प्राणायाम के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 2022 के जून वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे कि शीत सिद्धांत पद्धति में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। तो रेचक, पूरक, कुंभक, संगठन। संगठन मतलब प्राण अपान का मेलन ही प्राणायाम है। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम हैं शीत सिद्धांत पद्धति के अनुसार। और वशिष्ठ संहिता के अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार के हैं? जल्दी बताइए। सर 3। रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक, पूरक, कुंभक। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। ओम। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये प्राणायाम का जो भेद है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका में कितने प्राणायाम है? 8 है। हठ घिरण संहिता में भी 8 है, लेकिन जो घिरण से हठ योग प्रदीपिका घिरण संहिता में है वो कुछ थोड़ा थोड़ा अलग प्राणायाम दिए गए हैं। 5% का फर्क पड़ जाता है, तो बिल्कुल याद रखना है आपको। जी सर। ठीक है, ऐसे प्राणायाम के 4 प्रकार होते हैं शीत सिद्धांत पद्धति के अनुसार। अब प्रत्याहार में आते हैं। प्रत्याहार इंद्रिय रूप अश्वों को, विषयों को चेतन आत्मा से लौटाना ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा क्या होता है? शरीर में सर्वत्र एक ही निजा तत्व आत्मा में व्याप्त है, ऐसी भावना करना ही धारणा है। अब देखिए दीपक जी बोल रहे थे कि अब देखिए दीपक जी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है? ये बिल्कुल क्रम वाइज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्रम वाइज है एकदम क्रम वाइज है। जी। एकदम क्रम वाइज है सर, बहुत वही ना। अभी जैसे कि मैं अभी ना, जैसे ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर पहले फिर पहला चैप्टर फिर तीसरा, मैं बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बाकी भी ग्रंथ को ही मैं शुरू से ही क्रम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भटके नहीं, इधर उधर जाए नहीं नोट्स के लिए। ये जो नोट्स में है आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल पर्याप्त है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जब लास्ट में, जब मई के आसपास में खूब सारे क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा। लगभग 1000 से 1500 के हिसाब से क्वेश्चन होंगे। एक टाइमिंग रहेगा 7 से 8, आपको 1 घंटा डेली क्विज करना होगा। 100 क्वेश्चन डेली चलेंगे और तब आप लोग आकलन करिएगा। ठीक है, चलिए। धारणा, शरीर में सर्वत्र एक ही निजा तत्व आत्मा व्याप्त है, ऐसी भावना करना धारणा है। ध्यान क्या है? सर्वत्र नाम रूपातीत अद्वैत परमात्मा ही व्याप्त है, ऐसी भावना करना ही ध्यान है। समाधि क्या है? समस्त तत्वों की साम्य अवस्थागत सहज स्वाभाविक स्थिति के राजयोग की स्थिति ही पराकाष्ठा है, वही समाधि है। ठीक है, अब आते हैं तृतीय उपदेश। द्वितीय उपदेश का नाम क्या था? कोई बताए जल्दी से। पिंड संबित। सर पिंड विचार। पिंड विचार। कौन बोला? पिंड ज्ञान। बहुत अच्छा, ठीक है, पिंड विचार। अच्छा सर, इसमें हम लोगों ने 4 ही जो है पॉइंट पढ़े। 9 चक्रों का वर्णन है, 16 आधारों का, 3 लक्ष्य और अष्टांग योग। जी जी जी। चलिए अब आते हैं तृतीय उपदेश। तृतीय उपदेश का नाम क्या है? पिंड समिति नाम है। पिंड समिति यानी कि पिंड का ज्ञान, पिंड ज्ञानी। इस पिंड में समस्त ब्रह्मांड। अब द्वितीय 2 उपदेश तक हम लोग खत्म कर दिए हैं, लेकिन ऐसे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म किए हैं। आपको अगर और भी अच्छे से पढ़ना है तो 2 उपदेश को खत्म करने में मुझे लगता है कि 10 दिन लग जाएंगे आपको। ध्यान रखिएगा, ये मैं यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब कि बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, ऐसा छोटा मत आप लोग मान लीजिएगा। बिग बैंग थ्योरी पूरा समाया हुआ है इसमें। मुझे लगता है बिग बैंग थ्योरी शीत सिद्धांत पढ़ के ही बोल लिया था। इस पिंड में समस्त ब्रह्मांड से संबंध परिचय की प्राप्ति के लिए जो योगी इसी पिंड में चर अचर ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह पिंड समिति समष्टि एवं व्यष्टि का ज्ञानी हो जाता है। जो योगी होते हैं, अब योगी के बारे में ही बता रहे हैं कि जो पिंड में, अब योगी जो होते हैं उनको पूरा लोक के बारे में ज्ञान होता है। आप लोग जब विभूतिपाद में पढ़ाऊंगा कैवल्य के बारे में, तो विभूतिपाद में बताएंगे कि समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। किस पे संयम? सूर्य पे संयम करने पे पूरा तारा लोक का ज्ञान हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि अचर ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह पिंड समिति का ज्ञानी हो जाता है। अब व्यष्टि पिंड के 7 पतालों का वर्णन है। अब देखिए, अब उसके अंदर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने कितने पताल हैं। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना, एकदम आप इंटरेस्टेड हैं कि क्या क्या होते हैं, 7 पताल का नाम मुझे याद करना है, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए निसंकोच। पहला का नाम क्या है? पाताल है। द्वितीय तलातल, तृतीय महातल, चौथा रसातल, 5वां सूतल, 6 नंबर पे बीतल, 7वां नंबर पे अतल। ये 7 पाताल की बात की गई है। आपको याद क्या करना है? ये चीज याद करना है। कितने पाताल की बात की गई है? 7 पाताल की बात की गई है। कभी इससे क्वेश्चन अंदर से नहीं बना है और आपको ब्रीफ में जाना है तो आप याद कर सकते हैं। पहला पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सूतल, बीतल, अतल।
ठीक है। स्थान आप देख लीजिए, पैर के अंगूठे में होते हैं पहला, और तलातल अंगूठे के अग्रभाग में, महातल पाद पृष्ठ में, और रसातल गुल्फ में, सूतल जंघा में, बीतल पिंडलियों के जानुओं में, और अतल क्या हो गया, उरु में। ठीक। अब आते हैं 21 ब्रह्मांड की बात होती है। 21 ब्रह्मांड, कितनी ब्रह्मांड की बात है, 21 ब्रह्मांड की बात की गई है। 21 ब्रह्मांड, 7 पाताल। चलिए मैं वैसे पूछता रहा हूँ। सर थोड़ा सा पाताल वाला एक बार पीछे करिएगा। हाँ हाँ, आप लिख रहे हैं क्या? जी सर, लिखते हुए चल रहे हैं। मैं नोट्स भेज दूंगा, आप बस अच्छे से देख लीजिएगा टाइम देके। अभी आप समझ लीजिए, आप नहीं सर, समय लिखने में ना, मिल नहीं पाता सर। लिखेंगे तो आपका दिमाग लिखने में ही चला जाएगा, इसीलिए मैं नोट्स आपको ठीक सर। भेज रहा हूँ। हो गया ना? ठीक ठीक सर। ठीक है। अब 21 ब्रह्मांड की बात की गई है। कितने ब्रह्मांड की बात की गई है? 21 ब्रह्मांड की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, अंदर का आपको बस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज और चाहिए इसमें, आप याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। पहला क्या है, भूलोक है, भूलोक है। फिर सेकंड क्या है, पहला भूरलोक है, पृथ्वी में मूलाधार स्थान क्या है, मूलाधार में है, देवता इंद्र है। और फिर द्वितीय भूवर लोक है, वो है लिंग स्थान में, देवता है इंद्र। और स्वरलोक है, स्वरलोक यानी कि स्वर्गलोक, तीसरा पे स्वर्गलोक आएंगे, चौथा पे महलोक आएंगे, फिर जना, फिर तप, सत्य, ब्रह्मलोक। ये जब नाद बिंदु उपनिषद पढ़ाऊंगा तो ये जितने भी लोक हैं ये सब आप पढ़ेंगे। फिर 9वां नंबर पे विष्णु लोक है, 10वां रुद्र लोक है, 11वां ईश्वर लोक है, 12वां क्या है, सदाशिव है, सदाशिव लोक है। और फिर 13वां नंबर पे नीलकंठ लोक है, 14 नंबर पे शिवलोक, 15वां नंबर भैरव लोक, 16वां नंबर पे अनादि लोक विराजमान है। एवं 70 नंबर पे कुल लोक, 80 नंबर पे अकुलेश लोक, 90 नंबर पे परब्रह्म लोक, 20 नंबर पे परापर लोक, 21 पे शक्ति लोक। ठीक है, पूरा 21 ब्रह्मांड का लोक है। आप लोग देख लीजिएगा, याद करना है तो याद भी कर लीजिएगा, आपके ऊपर है। बस ये आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। 21 ब्रह्मांड की बात की गई है, 7 पाताल की बात की गई है, और 10 नाड़ी की बात की गई है, 3 आसन की बात की गई है, और प्राणायाम कितने प्रकार की बात की गई है, 4 प्राणायाम की बात। ये याद, ऊपर ऊपर तो पूरा याद रखना जरूरी है। कितने, अभी 64 वर्ण की बात की गई है। कितने वर्ण की? 64 वर्ण। भागवत गीता के अनुसार कितने वर्ण है, किसी को याद है? जल्दी बताइए। 4 4 वर्ण। क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ ठीक है। 64 वर्ण लोक व्यवहार में जैसे ब्राह्मण वर्ण वाले सदाचार पालन में तत्पर रहते हैं, क्षत्रिय वर्ण वीरता शौर्य के कार्यों में, वैश्य वर्ण व्यवसाय में तथा शूद्र वर्ण सेवा कार्यों में निरत रहते हैं। इसी प्रकार व्यष्टि पिंड में 64 कलाओं के ज्ञाता व्यवसायी वर्ण 64 कलाओं में स्थित रहते हैं। कितने वर्ण की बात की गई है? 64 वर्ण की बात की गई है। अब आते हैं जम्बू द्वीपे। कितने द्वीप की बात की गई है? 7 द्वीप की बात की गई है। 7 द्वीप में कौन कौन से नाम है? देखिए, हम लोग संकल्प लेते हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशा अंतर्गते। आप जब संकल्प लेते हैं तो हम लोग करते हैं ना, 7 द्वीप का नाम लेते हैं। तो पहला क्या है? जम्बू द्वीपे, शक्ति द्वीप, सूक्ष्म द्वीप, कौंची द्वीप, गौम्य द्वीप, श्वेत द्वीप, प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप स्थान कहाँ का है? मज्जा में, अस्थि में, सिराओं में, त्वचा में, रोम में, नखों में। एवं प्लक्ष द्वीप का स्थान कहाँ है? मांस में। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप लोग याद कर सकते हैं। अगर कहीं आपको नॉलेज देना है, कहीं बताना है तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, लेकिन कभी इससे क्वेश्चन आया नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि 7 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं। अब की समुद्र की कितनी बात की गई है? 7 समुद्र की बात की गई है। एक गाना भी है ना, 7 समुद्र पार थे, तो यही ऐसे याद कर लीजिएगा कि 7 समुद्र की बात की गई है। ठीक है, 7 समुद्र। पहला क्या है? क्षर समुद्र, क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, धृत समुद्र, मधु समुद्र, इक्षु समुद्र, अमृत समुद्र। स्थान कहाँ का है? पहला मूत्र में है, लाल लार में है, कफ में है, मेद में है, वसा वर्ण में है, रक्त में है, शुक्र में है। ठीक है, ये सबका स्थान है, देख लीजिएगा। व्यष्टि शरीर में 9 खंडों की बात की गई है। कितने बात की गई है? 9 खंड की बात की गई है। 9 खंड। 7 कितने हो गए? 7 समुद्र एवं 9 खंड। 9 खंड कौन कौन से हैं? भरत खंडे आर्यावर्त देशा अंतर्गते, यानी कि पहला भारत खंड, द्वितीय कश्मीर खंड,
तृतीय करपर खंड, श्रीखंड, संखंड, एकपाद खंड, गंधार खंड, कैवर्त खंड एवं महामेरु खंड। ये कितने खंड हो गए? 9 खंड हो गए। अब आते हैं व्यष्टि शरीर में कुल पर्वतों का स्थान। व्यष्टि शरीर में कुल पर्वतों का स्थान क्या क्या है? पहला है सुमेरी पर्वत, द्वितीय कैलाश पर्वत, तृतीय हिमाचल पर्वत, चौथा मलय पर्वत, पांचवा मंदराचल, 6 नंबर पे विंध्याचल, 7वां नंबर पे मैनाक पर्वत एवं 8वां नंबर पे श्रीशैल पर्वत। ठीक है, स्थान कहाँ का है? पहला जो सुमेरु है मेरुदंड में है, कैलाश किस में है? मस्तक में है, हिमाचल किस में है? शरीर के पृष्ठ भाग में है, और मलय किस में है? वाम स्कंद में है, मंदराचल किस में है? दक्षिण स्कंद में है, दक्षिण कर्ण विंध्याचल में है, मैनाक पर्वत किस में है? वाम कर्ण में है, और श्रीशैल किस में है? ललाट में। याद करिएगा कितने पर्वत हैं? 8 हैं, 8 पर्वत है। ठीक है, 8 पर्वत, ये याद रहना चाहिए आपको। इसके अंदर भले आपको याद ना हो, लेकिन ये याद होना चाहिए कि कितने पर्वत की बात की गई है? 8 पर्वत की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। 9 महानदियों की भी बात की गई है। महानदी, 9 महानदी। ठीक है, 9 महानदी की कौन कौन सी महानदियां हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, पीनेसा, चंद्रभागा, पिपाशा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि एवं श्री नर्मदा। ये कौन से हैं? 9 महानदी की बात की गई है सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गंगा जो है ईड़ा नाड़ी में है, यमुना पिंगला में है, सरस्वती सुषुम्ना में है। याद कैसे करना है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ये क्रम याद कर लीजिए, आपको याद ही होगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सबसे रिलेट कर दीजिए। गंगा किसे रिलेट करेंगे आप? ईड़ा से, यमुना पिंगला से, सरस्वती सुषुम्ना से। 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इससे। ठीक है, 2 बार, तो आपको ये याद करना है। क्या क्या? गंगा, यमुना, सरस्वती। आपको मैं बोलूं कि नाड़ी से कंपैरिजन करिए कि गंगा का गंगा जो महानदी है किस नाड़ी से संबंधित है? तो आप क्या बोलेंगे? ईड़ा नाड़ी से संबंधित है। यमुना किस नाड़ी से संबंधित है? पिंगला। एवं सरस्वती किस नाड़ी से संबंधित है? सुषुम्ना। बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो पिनिसा है अन्य प्रधान नाड़ियों में है, चंद्रभागा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों जो शुरू का है बिल्कुल याद रखिएगा। इसी प्रकार अन्य क्षुद्र छोटी नदियों शरीर 72,000 नाड़ियों में बहती रहती हैं। ठीक है, अब व्यष्टि शरीर की बात करते हैं। व्यष्टि शरीर में 27 नक्षत्र। कितने नक्षत्र? 27 नक्षत्र, 12 राशि। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 12 राशि होता है। 12 राशि एवं 9 ग्रह एवं 15 तिथियों का वर्णन है। व्यष्टि में क्या क्या वर्णन है? 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह एवं 15 तिथियों का वर्णन है। ये सब भी इन व्यष्टि पिंड में ही उन 72,000 घुमावदार कोठों यानी कि नाड़ियों में विद्यमान है। कौन कौन सी चीज विद्यमान है? 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह एवं 15 तिथियों का जो मिलाप है, ये किसमें विद्यमान है? कोठों नाड़ियों में विद्यमान है। हम लोग की नाड़ियां जो है। अब 27 नक्षत्र में क्या क्या है? 27 नक्षत्र का देख लीजिए नाम के, कौन कौन से नक्षत्र का नाम क्या है? अश्विनी है, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्ता, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वोषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपदा, उत्तरा, भाद्रपदा एवं रेवती। ठीक है, ये 27 नक्षत्र का नाम है। याद कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर नहीं याद करना है तो कोई नहीं है, बस ये 27 नाम याद। 27। सर, हाँ जी बताइए। सर 7 द्वीप 7 समुद्र 9 खंड थे और 27 नक्षत्र के बीच में क्या मतलब? सर मुझे सिर्फ हेडलाइन चाहिए, हेडिंग्स क्या थी उसकी? अच्छा, 9 खंड के बाद। ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। जी सर। ठीक है, 15 तिथि। 9 खंड के बाद 8 पर्वत की चर्चा है, फिर 9 और ऊपर करना है। सर 9 खंड के बाद 7 समुद्र अच्छा, 9 खंड। तो ऊपर हो गया। बस सर, यही नहीं, आगे ऊपर 21 ब्रह्मांड, 7 पाताल, द्वितीय देश कहाँ गया? 21 हाँ ब्रह्मांड। सर, यही नीचे कर दीजिए। ठीक है, 9 खंड हो गए, 7 पर्वत,
7 पर्वत 8 पर्वत हो गए और 9 महानदियां हो गई। ठीक है, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र हो गए। जी सर, जी सर। 12 राशि, 12 9 राशि, 9 ग्रह ग्रह। एवं 15 तिथियों का वर्णन है। ठीक है, एवं 27 नक्षत्र में यह नाम देख लीजिएगा। ये 27 नक्षत्र का नाम है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। 12 राशियों का नाम याद करना है तो कर लीजिए। पहला क्या है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियों का नाम है, याद करना है कर लीजिए। 9 ग्रह में क्या क्या आते हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। ठीक है, जो प्लेनेट हम लोग पढ़ते हैं, प्लेनेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यही नाम। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु, बृहस्पति बोलते हैं गुरु को, शुक्र है, शनि है, राहु एवं केतु। ठीक है, जिसको ज्योतिष का ज्ञान पढ़ना है ना, ज्योतिष, जिसको थोड़ा ज्योतिष में इंटरेस्टेड है ना, तो उसी सिद्धांत जी सर। थोड़ा ब्रीफली पढ़ेगा। अगर ज्योतिष में जिसको जाना है, थोड़ा सा और ब्रीफली पढ़ना है, तो ज्योतिष में अगर जाना हो तो शिव सिद्धांत पद्धति आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अब 15 तिथियां में कौन कौन से तिथियां हैं? पहला है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या। फिर कृष्ण पक्ष आ जाएगा, फिर ही पूर्णिमा आ जाएगा। सेम चलेगा, फिर कृष्ण पक्ष की जगह शुक्ल पक्ष हो जाएगा, फिर उसके बाद पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण पक्ष के बाद क्या आएगा? अमावस्या आएगा। अमावस्या में पूर्णिमा किस में आ जाएगा? शुक्ल पक्ष में आ जाएगा। ठीक है, तभी 1 महीना 28 दिन 30 दिन पूरा हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता होगा। अब एक तरह से सर ये तो पूरा पंचांग हो गया। पंचांग हो गया, वही ना बोल रहे हैं। बिल्कुल आपको ना पूरा ज्योतिष का भी इसमें ज्ञान हो जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे और भी ब्रीफली टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज्योतिष का भी ज्ञान हो जाएगा। आपको आप पतरा, हम लोग जैसे कि हिंदू धर्म में पतरा का सुने ना, पतरा पतरा देख के हम लोग बताते हैं कि कौन जी सी जी जी। तिथि है। एक लंबा सा रहता है पतरा, जैसे कि पंडित लोग पढ़ के बताते हैं कि आज कौन कौन सी तिथि थी है, अगले महीने कौन सी तिथि पड़ने वाली है। तो आप ये पढ़ लेंगे तो आप बता देंगे। अब आते हैं चतुर्थ उपदेश में। चतुर्थ उपदेश में क्या क्या बात की गई है? पिंड आधार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पिंड की आधार की बात की गई है। एकदम स्टेप वाइज गोरख जी चलते हैं। एक सीढ़ी, द्वितीय सीढ़ी एवं तृतीय सीढ़ी, फिर चौथा सीढ़ी, उससे बड़ा चौथा, फिर उससे बड़ा पांचवा, फिर उससे बड़ा 6। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एकदम स्टेप वाइज चलते हैं, बिल्कुल साइंटिफिकली चलते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहले आपको कुछ और पढ़ा दिए। सर 15 हाँ, 15 तिथि के बाद चार चार उपदेश। 15 तिथि का नाम देख लीजिए। हाँ, उसके बाद मतलब क्रम जो है चतुर्थ उपदेश है ना। जी, ये आप स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आपको? देखिए स्क्रीन में लिखा है ना 15। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। 15 तिथि के बाद डायरेक्ट आप चतुर्दश में आइए, चतुर्दश में। ठीक है, चलिए चतुर्थ उपदेश, पिंड आधार। टाइम हो गया क्या? नहीं सर, जी अभी सर। चल रहा है। पढ़ने का और मन है कि रहने दिया जाए? जी सर। सर अब कल करवा दीजिए, इतना बहुत हो जाएगा, ये बहुत मैटर हो गया। चलिए अभी कल तो आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा, और कल मैं योग बीज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, योग बीज। जी सर। और आपको तीनों अच्छा ग्रंथ अच्छा। की एक साथ क्विज आपको टेलीग्राम पे कुछ दिनों में मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग पहले अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर आप क्विज अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए आज समाप्त हरिओम करते सर। हैं कक्षा। ठीक है, अभी नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आप सभी को प्रणाम। आप लोग जा जी सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो रुक जाइए, पूछ लीजिए।